नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और रोजाना की तरह चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज का मौजू हमारा दरअसल ये रहेगा, विषय ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने पहले यूपी में एंट्री की बात कही और हैदराबाद से सीधी फ्लाइट ओवैसी साहब की 2022 में उत्तर प्रदेश में लैंड करने वाली है। उत्तर प्रदेश में होने वाला 2022 का चुनावी दंगल अभी से दिलचस्प बनता जा रहा है। केजरीवाल के बाद अब ओवैसी ने भी छोटे दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति अख्तियार कर ली है। ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के साथ ही ओवैसी और दलों को जोड़ने का इरादा जताया जा रहा है। अब सवाल यह कि क्या बीजेपी से ज्यादा सपा कांग्रेस बसपा के लिए मुसीबत बनेंगे ओवैसी? यह रिपोर्ट देखिए। तो बिहार में 5 सीटें जीत चुके ओवैसी और बंगाल में हलचल मचा चुके ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में भी जन भागीदारी मोर्चा के माध्यम से यहां पर भी सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। इसी पर आज की हमारी ये चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत से मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता अनिरुद्ध चंदेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी, इसके अलावा सुभाष सपा के प्रवक्ता अरुण राजभर जी और एआईएम के प्रवक्ता अजमल खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय यही कि 2020-22 में हैदराबाद से लैंड कर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आज एक अहम मुलाकात भी हो गई है। इस मुलाकात के बाद आने वाला परिदृश्य क्या होगा, इस पर चर्चा। जी अमिताभ जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि 21 के आरंभ में देश का सबसे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा होगा बंगाल में, और जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा वैसे ही सारे देश की राजनीतिक ऊर्जा आके लग जाएगी उत्तर प्रदेश में, और वो फिर 8 महीने तक वहीं धमाल रहेगा अपने इस सूबे की जमीन पर। सबसे बड़ा राजनीतिक मंच उत्तर प्रदेश होगा। कल अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी 22 में हर जगह लड़ेगी। उन्होंने कहा था भाई हम 403 सीटें लड़ेंगे बिना गठबंधन के। आज ओवैसी साहब आए और उन्होंने भी यही ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में हम इस बार किस्मत आजमाएंगे। लेकिन न उनमें और आम आदमी पार्टी में अंतर इतना, उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में जो एक छोटे दलों का एक गठबंधन चल रहा है उसके साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि सामान्य रूप से देखें तो दोनों घोषणाएं सहज है लोकतंत्र में, इनका स्वागत होना चाहिए। हर आदमी चुनाव लड़े, कहीं भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके राजनीतिक अर्थ भी बड़े हैं। हरीश जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। ओवैसी की भूमिका में वैसी ही देख रहा हूं जैसे जब काशीराम जी जिंदा थे तो मैं उनकी भूमिका देखता था, और मैं बहुत सारी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह भी रहा हूं। देश के सर्वोच्च राजनेताओं के संदेश उनके पास सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि मेरा एक पत्रकार के नाते उनके साथ उठना बैठना होता था तो कुछ चीजें समझ आती थी। वो कहते थे कि साहब आप फला जगह भी लड़ जाओ, खर्चा पानी हमारा, फला को हराना है। वो भी दृश्य मैंने देखा, और काशीराम जी इसमें कभी संकोच भी नहीं करते थे। वो कहते थे हराने का काम भी तो बड़ा काम है। हां, था वो दृश्य। भारतीय जनता पार्टी अगर ये 2 घोषणाएं नहीं हुई होती तो भाजपा कांग्रेस, सपा और बसपा से लड़ती मूल रूप से। इन 2 घोषणाओं से अब 5 मैदान में आ गए खिलाड़ी। इस खेल को जरा ऐसे भी समझा जा सकता है। चुनाव में इन 5 लोगों ने, इन 5 पार्टियों ने, गठबंधनों ने 10-10 हजार वोट, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, काल्पनिक, 10-10 हजार वोट पाए और बीजेपी ने पाया 10,001, तो बीजेपी जीत गई।
जितना ज्यादा वोट में बंटवारा उतना सबसे बड़ी पार्टी को फायदा। ये यूनिवर्सल पॉलिटिकल रूल है विश्व भर में। राजस्थान में संघर्ष है, मध्य प्रदेश में संघर्ष है, क्योंकि वहां दो ही पार्टियां हैं मुख्य रूप से, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भगवान का आशीर्वाद था, 3-4 पहले से थी, 2 और आ गए। तो ये 5 मिलके अगर 50,000 वोट भी पाए तो भी बीजेपी 10,001 वोट पाकर जीत जाएगी। ये भी एक विषय है। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी आपकी पार्टी 17 में भी चुनाव लड़ी थी तमाम सीटों पर और वो खाता नहीं खोल पाई, मुझे लगता है उनको राजनीतिक समझ कम है। मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। हरीश जी उसके गवाह हैं, जिस पार्टी में वो है वही पार्टी से उस वक्त प्रभावित हुई थी, वो मेरी बात से सहमति जताएंगे। कल्याण सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी। उस पार्टी से उन्होंने प्रदेश भर में उम्मीदवार खड़े कर दिए, जीते तो 4 ही, 2 उनके परिवार के और 2 और। लेकिन हरीश जी आज आपको बता रहा हूं, हमने और गोविंदाचार्य तब आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, मैंने और गोविंदाचार्य जी ने बीजेपी ऑफिस में उनके कमरे में बैठकर एक गणित लगाया उसके एक एक सीट का, तो 73 सीटें कल्याण सिंह की पार्टी ने भाजपा को हरा दी थी। क्या वो जीते तो 4, लेकिन आपको 73 सीटों पर हरा दिया था। जहां आप 1700 से हारे वहां कल्याण सिंह की पार्टी को 1800 वोट मिला। इसलिए चुनाव में इस ढंग से भी देखना चाहिए हर नैया हाट को। चुनाव में वही पार्टी महत्वपूर्ण नहीं जो 50,000 वोट पाके जीत जाए। आपके जनाधार वाले वोट में से कुछ भी वोट कोई काट ले जाएगा तो आपको कमजोर कर देगा। इस पैमाने पर भी ओवैसी साहब की एंट्री को देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त ओम प्रकाश राजभर का जो मोर्चा है उसमें अब एक हाई वोल्टेज करंट तो आ ही गया। ओवैसी आई कैचर तो ही अपनी ओर ध्यान तो खींचते ही हैं। बिहार का नतीजा सामने है। और एक बात कह के मैं अब मेहमानों के पास जाऊंगा, इस ढंग से भी इस बहस को समझा जाना चाहिए विजेंद्र भाई, खासतौर पर आपको, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को बहुत ढंग से समझना चाहिए इसका विश्लेषण। तेलंगाना में निपटा कौन? ओवैसी साहब का भी परफॉर्मेंस वही रहा जो पहले था। निपट गए चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस, निपट गई ना। बीजेपी वर्सेस ओवैसी हुआ और टीआरएस निपट गई। इस दृष्टि से भी देखिए कभी कभी ऐसा भी निपटान हो जाता है। मैं समाजवादी पार्टी के पास सबसे पहले चलूंगा। अनिरुद्ध चंदेल, आम आदमी पार्टी का आना उत्तर प्रदेश के अखाड़े में और ओवैसी साहब की पार्टी का आना, ये गठबंधन के साथ, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसकी संभावनाओं को ये लोग कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे? उसके लिए चुनौती और कठिन हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ओवैसी का आना उत्तर प्रदेश में या पिछले चुनाव जो लड़े हैं, ओवैसी चाहे बिहार में लड़े हों चाहे तेलंगाना में लड़े हों, अभी आप बता रहे थे, तो जो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, ये जहां जहां पर ओवैसी गए हैं, ये मैं तो सीधे इनको बीजेपी का एजेंट मानता हूं, बीजेपी की बी टीम मानता हूं। तो ये लोग निश्चित है कि ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी या जो और जो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने ही आ रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो कहीं से पछड़े, क्योंकि जो बीजेपी कहती है, जो अमित शाह कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वही ओवैसी करते हैं, वैसे ही भाषण देते हैं। जितनी जगह हम लोगों ने सुना, उनको जो देखते हैं इनको यहाँ पर, तो इन सब चीजों का जो कंक्लूजन निकलता है वही निकलता है कि ये लोग बिल्कुल
बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और हम लोग खैर इससे घबराने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि जो आप बिल्कुल बहुत सचेत रहना पड़ेगा हम लोगों को, और जो यहाँ चुनाव 2022 में आ रहे हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए कि यहाँ जो आप लोग जो भी करें, मगर यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और मुझे लगता है सही निर्णय लेगी आने वाले समय में। ठीक है चंदेल बाबू। अजमल खान साहब, अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, और आपके लिए ये आरोप नया नहीं, आप तो देश में जहां गए वही ये मामला आया। अब उत्तर प्रदेश आए हो तो फिर वही मामला आ गया, क्या कहेंगे? देखिए अजमल साहब, मैं तो पहली बात ये कहूंगा जी, कि इनके पास जो पूंजी है वही बचा ले, 47 सीट के मालिक हैं, और इतनी लंबी लंबी बात नहीं करनी चाहिए। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम नहीं लड़े थे ना, मतलब ओवैसी साहब नहीं लड़े थे, उनकी पार्टी नहीं लड़ी थी जी। हाँ, क्या असर हुआ? 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं लड़े थे, क्या असर हुआ? 2017 में हम कुछ 30-32 सीटें लड़े, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तब इनकी क्या हालत हुई? हम मामला क्या है? मामला ये है कि हम महाराष्ट्र में 2 सीटें जीते और अब की बार फिर 2 सीटें जीते। अब की वहां गड़बड़ ये हो गई कि 25 साल का गठबंधन शिवसेना का और बीजेपी का टूट गया। उसके बाद बिहार में हमें 5 सीटें मिली, हम वहां इलेक्शन लड़े, हमें 5 सीटें मिली। उसका ये खौफ है, ये बी टीम कहें सी टीम कहें, जनता तय कर देगी इलेक्शन में कि कौन बी सी टीम है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं निकले, रिजल्ट आप बाई इलेक्शन का देख लीजिए। दूसरे कांग्रेस पार्टी है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इलेक्शन को छोड़ के पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अगर ये संजीदगी है इनकी इलेक्शन को लेकर तो रिजल्ट सामने आएगा। ठीक बात। अजमल साहब ने एक बात ठीक कही, उस पर मैं दूसरे चरण में जब समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा तो जरूर उत्तर लूंगा। उस बात में तर्क है कि भाई 17 में तो हम नहीं लड़े, हमको जनता ने वोट नहीं दिया, 30-32 सीट जहां भी लड़े, तब आपने बेहतर क्यों नहीं कर लिया, ये इस बात में दम है। अब मैं चलूंगा अरुण राजभर के पास। अरुण भाई, अब की आप जी सर, अच्छा जोरदार मेहमान खोज के लाए, मोर्चा क्या करेगा नहीं करेगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन खबरों में लगातार रहेगा। ओवैसी जहां भी रहते हैं खबरों में रहते हैं। सर जो खबरों में रहता है अभी समझती है कि आखिर ये चर्चा में क्यों आए, कुछ तो अच्छाई है इस नाते चर्चा में है। जी 2017 इलेक्शन में जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब यही अन्य दलों के लोग कहते थे कि ये हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ नहीं है इनके साथ। तो ये बातें आज इन लोगों को समझना चाहिए जो ये आरोप लगाते हैं कि जब हम अति पिछड़े अति दलित समाज के न्याय की बात कर रहे थे सरकार में रहकर, तब तो ये लोग साथ दिए नहीं, और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के बी टीम बन गए हैं। जब बीजेपी के साथ रहेंगे तब बी टीम नहीं रहेंगे, तब ए टीम रहेंगे। आज हम सारे समाज के लोगों को, आज हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति करती है, और हम तोड़ने की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। इसी क्रम में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, उसमें 8 दलों के लोग शामिल थे। अब ओवैसी जी स्वतः कह रहे हैं कि हम भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में काम करेंगे, और माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में 2022 के चुनाव पर हम काम करेंगे। तो दिक्कत यह है कि जो बुनियादी समस्याएं समाज की है, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, माइनॉरिटी की, आज आबादी इतनी है, आरोप तो लगाना बड़ा आसान है। 2019 इलेक्शन को देख लिया जाए तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो महागठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में बना है, सभी छोटी पार्टियों को समेट लेते तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाते। जहां हम चुनाव लड़े वहां समाजवादी महागठबंधन हार गई, जहां भी बिहार में हम लोग चुनाव लड़े वहां महागठबंधन हार गई। तो ये समाज और बसपा कांग्रेस को यह समझना होगा कि अपनी जनाधार कहाँ मजबूत बना के रखे हैं, जनाधार खोते जा रहे हैं और आरोप दूसरे पर लगाते जा रहे हैं। तो सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबको जोड़ने में लगे हुए हैं और सबको एक साथ लेकर चलने में काम कर रहे हैं। ठीक है। शायद अजमल साहब ने कहा था या अनिरुद्ध जी ने कहा था, उस पर मैं एक टिप्पणी करके वैभव के पास चलूंगा, चूंकि कल सनसनी अरविंद केजरीवाल के नाम थी यूपी को लेकर। लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया किसी मित्र ने। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, भाई बहुत सारे चुनाव देख लिए, म्यूनिसिपैलिटी प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक के 7-8-10 चुनाव तो देख ही लिए इतने बड़े करियर में। अपने अनुभव से कहता हूं, छोटे दल लोकसभा के चुनाव में प्रभावशाली नहीं होते।
क्योंकि वहां 2-4-5 हजार वोट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो कोरोना हो जाएंगे, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के करीब 125 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। एक हाइपोथेटिकल बात ही उछाल रहा हूं, अभी तो सब कुछ हाइपोथेटिकल ही है। अगर 5-5 हजार वोट भी ओवैसी की पार्टी ने काटा हल्ला गुल्ला मचा के, तो हाथी और साइकिल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं है कि हर विधानसभा में आपकी लीड ही 50,000 की हो, तो 5 मान लो ओम प्रकाश राजभर काट ले जाए, 5 ओवैसी काट ले जाए, कोई फर्क नहीं। 5-10 आम आदमी काट ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुश्किल है जब जीत ही 1000-1500 में घूमेगी, तो ये परिणाम बदल देंगे। जो मैंने कल्याण सिंह का उदाहरण देके बताया, 73 सीटें मेरी और गोविंदाचार्य जी की गिन के निकाली हुई है। सन हरीश जी को याद होगा, जब उनके पास आएंगे तो वो बताएंगे। वैभव, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का केक है, उस केक में अभी तक शेयर कर रहे थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से, जो एंटी बीजेपी केक है। अब कल आप भी आ गए उसमें, आज ओवैसी साहब भी आ गए, असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इनके परिवार से मेरा परिचय तब हुआ था जब इनके वालिद पार्लियामेंट के मेंबर थे और अयोध्या का आंदोलन चरम पर था, सलाउद्दीन ओवैसी। तो वो तो कभी हैदराबाद से बाहर नहीं गए, लेकिन उनके लड़के ने तो देश भर की राजनीति में कुछ ना कुछ कंपन तो किया ही है। और वैभव महेश्वरी, उसी केक को अब बांटेंगे आप भी, तो केक के जितने छोटे छोटे हिस्से होंगे नॉन बीजेपी केक के, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए उतनी सहूलियत होगी? मुझे लगता है मैं आज पहली बार आपके चैनल पर आया हूं, और उत्तर प्रदेश को मैं नहीं समझता कि केक वाली स्थिति में उत्तर प्रदेश आज है। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश तमाम तरह की परेशानियों से करा रहा है। यहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से करा रहे हैं, बिजली के महंगे बिलों से करा रहे हैं, यहाँ के अस्पतालों में हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ के स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं, किसानी का हालत बड़ी ख़राब है। और इसकी तरफ बहुत सारी पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश ने देख ली है। इन लगभग 4 प्रमुख दलों की सरकार देख ली है, 2 क्षेत्रीय 2 राष्ट्रीय दल हैं। तो ऐसे में ऐसी कौन सा गुनाह इस प्रदेश ने कर दिया है जो कि इसको ये सब नहीं मिल पा रहा जो बाकी प्रदेशों में या दिल्ली में जो हम दे पा रहे हैं। दिल्ली में आधी अधूरी ताकत की सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं जानता हूं हमारी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत नई पार्टी है, और 2 बार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन ऐसा क्या था कि हम वो सब कुछ कर पाए जो बाकी की बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकारें यहां पर नहीं कर पाई। और यहीं का आदमी जो दिल्ली में रहता है, 30-40 लाख लोग कम से कम उत्तर प्रदेश के रहते हैं, क्या कारण है कि उनको वो सब मिल रहा है जो उनको उनके ही प्रदेश में उनका हक है मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा, तो पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, कभी यहाँ पर अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत फर्टाइल लैंड है उत्तर प्रदेश, जहां पर की एक विकल्प की राजनीति की जा सकती है। इतने सारे दलों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा दल किस मुद्दे पे लड़ रहा है, कौन सा दल किस इशू को लेकर आ रहा है। आम आदमी पार्टी इन सबके बीच में एक बहुत ही फ्रेश विकल्प के रूप में आएगी जो कि पब्लिक के रियल मुद्दों को टच करेगी, और अपनी संभावनाएं निश्चित तौर पर हम यहाँ पर इस प्रदेश में देख। ठीक है वैभव बाबू, वैभव का उत्तर कल मैंने इसी पर चर्चा की थी, तब शायद आपके दलजीत जी या कोई आए थे साथी जो आपकी पार्टी के हैं। कल मैंने आप ही के विषय पर चर्चा की थी, आज विषय ओवैसी साहब पर केंद्रित थे। लेकिन वैभव ने जितनी बातें कही वो सैद्धांतिक बातें है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, और चुनाव सैद्धांतिक बातों से इतर होता है। हमारा जितना अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, केक मैटर करता है, उसमें कितने हिस्सेदार हैं ये मैटर करता है। इसीलिए हिस्सेदारों को जोड़कर लड़ाई लड़ी जाती है ताकि वोट खराब ना हो, ये महत्वपूर्ण बात है। खैर, ब्रजेंद्र सिंह आपके पास आते हैं। आपकी पार्टी की हालत वैसे ही नाजुक है जी सर। वैसी मान लो कोरोना ना भी मानो तो कोरोना के बाद जो हालत होती है, मरीज की देखरेख की जरूरत होती, वैसी स्थिति तो है। कोई फसल हरा के तो चल नहीं रही, उसमें ये और नया बवाल हो गया सब। आम आदमी पार्टी ने भी कहा भाई हम भी झंडा गाड़ेंगे और
इस मोर्चे ने भी कहा कि भाई हम भी अपनी राउटी लगाएंगे। ब्रिजेंद्र जी, क्या कांग्रेस के लिए सुविधा आदरणीय गृहमंत्री बढ़ेगी? जी, आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। आपने जितनी सीख अपने डिबेट में दिया पूर्व में, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन हमने उसे वेद मंत्र के तरीके से लिया है। हमने 19 के चुनाव हारने के बाद और उपचुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद जो एक चीज निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर वीक है, तो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 महीने से आने वाले 25 दिसंबर तक इस समय हम न्याय पंचायत वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे बड़े नेता जा रहे हैं। हम 28 दिसंबर को अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के दिन हर ग्राम पंचायत में 11 सदस्यों के साथ तिरंगा फहराएंगे। जी। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए फौज की जरूरत नहीं है। हिंदू उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि हम और हम, केवल हम सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अगर ये हम कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को हम सरकार से हटा पाएंगे। वरना 10 पार्टियां एक साथ आए, 20 पार्टियां एक साथ आए, जो मैसेज पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का, उसे हम तोड़ने जा रहे हैं। हम 2080 के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी काम करने जा रही है, उसी पॉलिसी पर काम करने जा रहे हैं। जो केक का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लेकर घूम रही है, वो 20% में सब लोग काटें। हम उस 80% और 20%, 100% जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की चलने की पहचान थी, वो करेंगे। और हम जानते हैं कि ओवैसी जी को यहां आना था। हमने सर एक बात, बहुत छोटी बात, बिहार के चुनाव का भी हमने विश्लेषण कर लिया है। 30 सीटों में केवल 60 सीटों पर ओवैसी जी को जनता ने वोट दिया, जहां कैंडिडेचर बेहतर था। लेकिन बाकी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। जनता बहुत अवेयर है, वो जानती है। अरे भाई, जो विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर पाएगा, जनता उसके साथ खड़ेगी। हम कर पाएंगे तो हम, नहीं कर पाएंगे तो जो कर पाएगा वो। ठीक। आगे बात, बड़ी अच्छी बात आपने रखी। एक बात अपनी तरफ से रख के हरीश जी के पास चलूंगा और उनसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। थ्योरी में मेरी ज्यादा रुचि रहती नहीं कि घोषणा पत्र पढ़ने लगे हम ना, उसमें रुचि नहीं। सीधा सवाल पूछूंगा, उसी पर उनसे चर्चा करेंगे। ब्रजेंद्र भाई ने जो बात कही उस पर मैं एक बात कहूंगा, चुनाव के प्रबंधन को फिर से समझिए ब्रजेंद्र बाबू। जमानत जब्त हो जाने के बाद भी कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को हरा देता है, पता है आपको? मैं आपको डाटा भेज दूंगा कल्याण सिंह के समय का, जब 73 सीटें उन्होंने भाजपा को हराई थी। उसमें सबके जमानत जब्त थी, लेकिन इनको हरा दिया था। इसलिए ये ना समझाओ कि जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त में भी आपको ले डूबेंगे सनम। जमानत जब्त का क्या मतलब होता है? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा किसी को। हम बताएंगे। ठीक है ब्रजेंद्र बाबू, ठीक है। आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को चुनाव के मैनेजमेंट को फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर वो ये सोचेंगे जमानत जब्त हो गई, 4000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई, लेकिन आपको तो हरा दिया, तब जमानत जब्त हो जाना राजनीति में कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? खैर, हरीश जी सीधा सवाल करते हैं, मतलब घोषणा पत्र ना पढ़िएगा ना कोई, ठीक, सीधा सवाल। और वो दिल से आप भी मानते हो, बिजन जी भी मानते, सब मानते हैं कि बात अग्निहोत्री जी सही कह रही है। मैं विजुलाइज कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, चुनाव का नगाड़ा बज गया, बलिया में ओवैसी है और देवरिया में भाजपा का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता। ओवैसी सारा फोकस भाजपा पर करेंगे और भाजपा सारा फोकस ओवैसी पर करेगी, चाहे ओवैसी सीटें लड़े 50। क्या? और ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव दो ही के बीच हो रहा, ओवैसी और भाजपा। नहीं, तेलंगाना में यही हुआ। आप लोगों ने चंद्रशेखर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, टीआरएस के लिए, उसी में तो वो निपट गए। उनके लिए खिलाफ भी आप बोलते तो वो नहीं निपटते। आपने लड़ाई ओवैसी के खिलाफ रखी और ओवैसी ने आपके खिलाफ। क्या? तो दोनों को फायदा हुआ, चंद्रशेखर निपट गए। हरीश जी वैसे ही करेंगे?
देखिए, ये तो उस समय के मुद्दों पे डिपेंड करेगा कि जब चुनाव हो रहे होंगे, जब चुनाव कैंपेनिंग में लीडरान होंगे, तो जो मुद्दे आते हैं काउंटर तो उन्हीं का करना होता है, और कौन क्या बोलेगा और कौन क्या विषय लेकर के आएगा, वही एक मुद्दे बनते हैं, और जिस भी पार्टी का जो रुख होता है और जो लक्ष्य होता है उसको लेकर के वो काम करता है, वो बोलता है। तो अभी से इस पर मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर सकता कि ओवैसी साहब वर्सेस भाजपा होगा या अखिलेश यादव वर्सेस भाजपा होगा या कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा। ये तो तात्कालिक उस समय के मुद्दे बताएंगे कि किसने क्या बात कही, क्या बात रखी है, और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। हरीश जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, वो संकट से निकलना जानते हैं, वो बाईपास रोड जानते हैं, इसलिए वो बाईपास से निकल गए, हाईवे पे आई नहीं गाड़ी लेके। वो भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। खैर, वो वैसे हरीश जी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करूंगा, उन्होंने जो कहा वो सिर माते। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को ओवैसी सामने हो तो बैटिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है, और ओवैसी को भी वहीं सबसे ज्यादा मजा आता है, या उनको भी सुनने वाले वहीं सबसे ज्यादा गर्मजोशी से जाते हैं उनको, उनकी तकरीर, क्योंकि तकरीर अच्छी करते हैं ओवैसी, है ना, वो उनके पास खानदानी गुण है तकरीर करने का, तो वो भी तभी जाते हैं जब बीजेपी जहां मजबूत हो, तो दोनों को सूट करता है। एक बात कह के मैं विराम पर जाऊंगा, नए लोग तो नहीं जानेंगे, अनिरुद्ध या अरुण या ये वैभव तो नहीं जानेंगे, शायद ब्रजेन जी और हरीश जी जरूर जानते होंगे। शाहजहांपुर के एक बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री रहे, सतपाल सिंह। उन्होंने एक बार हमसे ऐसे बैठे थे, हम उनके घर पर चर्चा चल रही थी भोजन पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, अब तो रहे नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, मालूम है क्या कहा, अब संदर्भ आप जोड़ दीजिएगा। उन्होंने मुझसे कहा भैया एक बात बताया अग्निहोत्री जी, मैंने हाँ जी। बोले तब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दो ही नेता थे उत्तर प्रदेश में, और दोनों चरम पर थे अपने करियर के, झमाझम बिल्कुल थे दोनों, मायावती जी का उद्भव नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कल्याण सिंह के जनरेटर से मुलायम सिंह बिजली पाते हैं और मुलायम सिंह के जनरेटर से कल्याण सिंह। क्या अब इसका अर्थ आप लोग निकालते रहिए, ठीक है ना। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। चाहते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो कहीं से पछड़े, क्योंकि जो बीजेपी कहती है, जो अमित शाह कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वही वैसे करते हैं, वैसे ही भाषण देते हैं। जितनी जगह हम लोगों ने सुना, उनको जो देखते हैं इनको यहाँ पर, तो इन सब चीजों का जो कंक्लूजन निकलता है वही निकलता है कि ये लोग बिल्कुल बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और हम लोग खैर इससे घबराने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि जो आप बिल्कुल बहुत सचेत रहना पड़ेगा हम लोगों को, और जो यहाँ चुनाव 2022 में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए कि यहाँ जो आप लोग जो भी करें, मगर यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और मुझे लगता है सही निर्णय लेगी आने वाले समय में। ठीक है चंदेल बाबू। अजमल खान साहब, अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, और आपके लिए ये आरोप नया नहीं, आप तो देश में जहां गए वही ये मामला आया, अब उत्तर प्रदेश आए हो तो फिर वही मामला आ गया, क्या कहेंगे? देखिए अजमल साहब, मैं तो पहली बात ये कहूंगा जी, इनके पास जो पूंजी है वही बचा ले, 47 सीट के मालिक हैं, और इतनी लंबी लंबी बात नहीं करनी चाहिए। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम नहीं लड़े थे ना, मतलब ओवैसी साहब नहीं लड़े थे, उनकी पार्टी नहीं लड़ी थी जी। हाँ, क्या असर हुआ? 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं लड़े थे, क्या असर हुआ? 2017 में हम कुछ 30-32 सीटें लड़े, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तब इनकी क्या हालत हुई? हम मामला क्या है? मामला ये है कि हम महाराष्ट्र में 2 सीटें जीते, और अब की बार फिर 2 सीटें जीते। अब की वहां गड़बड़ ये हो गई कि 25 साल का गठबंधन शिवसेना का और बीजेपी का टूट गया। उसके बाद बिहार में हमें 5 सीटें मिली, हम वहां इलेक्शन लड़े, हमें 5 सीटें मिली। उसका ये खौफ है
ये बी टीम कहें सी टीम कहें, जनता तय कर देगी इलेक्शन में कि कौन बी सी टीम है। जी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं निकले, रिजल्ट आप बाई इलेक्शन का देख लीजिए। दूसरे कांग्रेस पार्टी है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इलेक्शन को छोड़ के पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अगर ये संजीदगी है इनकी इलेक्शन को लेकर जी। तो रिजल्ट सामने आएगा। ठीक बात। अजमल साहब ने एक बात ठीक कही, उस पर मैं दूसरे चरण में जब समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा तो जरूर उत्तर लूंगा। उस बात में तर्क है कि भाई 17 में तो हम नहीं लड़े, हमको जनता ने वोट नहीं दिया, 30-32 सीट जहां भी लड़े, तब आपने बेहतर क्यों नहीं कर लिया, ये इस बात में दम है। अब मैं चलूंगा अरुण राजभर के पास। अरुण भाई, अब की आप जी सर। अच्छा जोरदार मेहमान खोज के लाए, मोर्चा क्या करेगा नहीं करेगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन खबरों में लगातार रहेगा। ओबीसी जहां भी रहते हैं खबरों में रहते हैं। सर जो खबरों में रहा है, अभी समझती है कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, कुछ तो अच्छाई है इस नाते चर्चा में है। जी 2017 इलेक्शन में जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब यही अन्य दलों के लोग कहते थे कि ये हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ नहीं है, इनके साथ। तो ये बातें आज इन लोगों को समझना चाहिए जो ये आरोप लगाते हैं कि जब हम अति पिछड़े अति दलित समाज के न्याय की बात कर रहे थे सरकार में रहकर, तब तो ये साथ दिए नहीं। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के बी टीम बन गए हैं, जब बीजेपी के साथ रहेंगे तब बी टीम नहीं रहेंगे, तब ये टीम रहेंगे। आज हम सारे समाज के लोगों को, आज हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति करती है। और हम तोड़ने की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। इसी क्रम में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, उसमें 8 दलों के लोग शामिल थे। अब ओवैसी जी स्वतः कह रहे हैं कि हम भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में काम करेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में 2022 के चुनाव पर हम काम करेंगे। तो दिक्कत यह है कि जो बुनियादी समस्याएं समाज की है, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, माइनॉरिटी की, आज आबादी इतनी है, आरोप तो लगाना बड़ा आसान है। 2019 इलेक्शन को देख लिया जाए तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो महागठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में बना है, सभी छोटी पार्टियों को समेट लेते तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाते। जहां हम चुनाव लड़े वहां समाजवादी महागठबंधन हार गई, जहां भी बिहार में हम लोग चुनाव लड़े वहां महागठबंधन हार गई। तो ये सपा और बसपा कांग्रेस को यह समझना होगा कि अपनी जनाधार कहाँ मजबूत बना के रखे हैं, जनाधार खोते जा रहे हैं और आरोप दूसरे को लगाते जा रहे हैं। तो सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबको जोड़ने में लगे हुए हैं और सबको एक साथ लेकर चलने में काम कर रहे हैं। ठीक है। शायद अजमल साहब ने कहा था या अनिरुद्ध जी ने कहा था, उस पर मैं एक टिप्पणी करके वैभव के पास चलूंगा। चूंकि कल सनसनी अरविंद केजरीवाल के नाम थी यूपी को लेकर, लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया किसी मित्र ने। मैं अपने अनुभव से कहता हूं भाई, बहुत सारे चुनाव देख लिए, म्यूनिसिपैलिटी प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक के 7-8-10 चुनाव तो देख ही लिए इतने बड़े करियर में। अपने अनुभव से कहता हूं, छोटे दल लोकसभा के चुनाव में प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि वहां 2-4-5 हजार वोट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो कोरोना हो जाएंगे, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के करीब 125 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। एक हाइपोथेटिकल बात ही उछाल रहा हूं, अभी तो सब कुछ हाइपोथेटिकल ही है। अगर 5-5 हजार वोट भी ओबीसी की पार्टी ने काटा हल्ला गुल्ला मचा के, तो हाथी और साइकिल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं है कि हर विधानसभा में आपकी लीड ही 50 हजार की हो, तो 5 मान लो ओम प्रकाश राजभर काट ले जाए, 5 ओबीसी काट ले जाए, कोई फर्क नहीं। 5-10 आम आदमी काट ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुश्किल है जब जीत ही 1000-1500 में घूमेगी तो ये परिणाम बदल देंगे। जो मैंने कल्याण सिंह का उदाहरण देके बताया, 73 सीटें मेरी और गोविंदाचार्य जी की गिन के निकाली हुई है। सन हरीश जी को याद होगा, जब उनके पास आएंगे तो वो बताएंगे। वैभव, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का केक है, उस केक में अभी तक शेयर कर रहे थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से, जो एंटी बीजेपी केक है। अब कल आप भी आ गए उसमें, आज ओवैसी साहब भी आ गए।
असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इनके परिवार से मेरा परिचय तब हुआ था जब इनके वालिद पार्लियामेंट के मेंबर थे और अयोध्या का आंदोलन चरम पर था, सलाउद्दीन ओवैसी। तो वो तो कभी हैदराबाद से बाहर नहीं गए, लेकिन उनके लड़के ने तो देश भर की राजनीति में कुछ ना कुछ कंपन तो किया ही है। और वैभव महेश्वरी, उसी केक को अब बांटेंगे आप भी, तो केक के जितने छोटे छोटे हिस्से होंगे नॉन बीजेपी केक के, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए उतनी सहूलियत होगी? मुझे लगता है मैं आज पहली बार आपके चैनल पर आया हूं, और उत्तर प्रदेश को मैं नहीं समझता कि केक वाली स्थिति में उत्तर प्रदेश आज है। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश तमाम तरह की परेशानियों से करा रहा है। यहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से करा रहे हैं, बिजली के महंगे बिलों से करा रहे हैं, यहाँ के अस्पतालों में हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ के स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं, किसानी का हालत बड़ी ख़राब है। और इसकी तरफ बहुत सारी पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश ने देख ली है। इन लगभग 4 प्रमुख दलों की सरकार देख ली है, 2 क्षेत्रीय 2 राष्ट्रीय दल हैं। तो ऐसे में ऐसी कौन सा गुनाह इस प्रदेश ने कर दिया है जो कि इसको ये सब नहीं मिल पा रहा जो बाकी प्रदेशों में या दिल्ली में जो हम दे पा रहे हैं। दिल्ली में आधी अधूरी ताकत की सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं जानता हूं हमारी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत नई पार्टी है, और 2 बार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन ऐसा क्या था कि हम वो सब कुछ कर पाए जो बाकी की बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकारें यहां पर नहीं कर पाई। और यहीं का आदमी जो दिल्ली में रहता है, 30-40 लाख लोग कम से कम उत्तर प्रदेश के रहते हैं, क्या कारण है कि उनको वो सब मिल रहा है जो उनको उनके ही प्रदेश में उनका हक है मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा, तो पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, कभी यहाँ पर अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत फर्टाइल लैंड है उत्तर प्रदेश, जहां पर की एक विकल्प की राजनीति की जा सकती है। इतने सारे दलों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा दल किस मुद्दे पे लड़ रहा है, कौन सा दल किस इशू को लेकर आ रहा है। आम आदमी पार्टी इन सबके बीच में एक बहुत ही फ्रेश विकल्प के रूप में आएगी जो कि पब्लिक के रियल मुद्दों को टच करेगी, और अपनी संभावनाएं निश्चित तौर पर हम यहाँ पर इस प्रदेश में देख। ठीक है वैभव बाबू, वैभव का उत्तर कल मैंने इसी पर चर्चा की थी, तब शायद आपके दलजीत जी या कोई आए थे साथी जो आपकी पार्टी के हैं। कल मैंने आप ही के विषय पर चर्चा की थी, आज विषय ओवैसी साहब पर केंद्रित है। लेकिन वैभव ने जितनी बातें कही वो सैद्धांतिक बातें है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, और चुनाव सैद्धांतिक बातों से इतर होता है। हमारा जितना अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, केक मैटर करता है, उसमें कितने हिस्सेदार हैं ये मैटर करता है, इसीलिए हिस्सेदारों को जोड़कर लड़ाई लड़ी जाती है ताकि वोट खराब ना हो, ये महत्वपूर्ण बात है। खैर ब्रजेंद्र सिंह, आपके पास आते हैं। आपकी पार्टी की हालत वैसे ही नाजुक है जी सर। वैसी मान लो कोरोना ना भी मानो तो कोरोना के बाद जो हालत होती है, मरीज की देखरेख की जरूरत होती है, वैसी स्थिति तो है। कोई फसल हरा के तो चल नहीं रही, उसमें ये और नया बवाल हो गया सब। आम आदमी पार्टी ने भी कहा भाई हम भी झंडा गाड़ेंगे, और इस मोर्चे ने भी कहा भाई हम भी अपनी राउटी लगाएंगे। ब्रजेंद्र जी, क्या कांग्रेस के लिए सुविधा बढ़ेगी? जी, आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। आपने जितनी सीख अपने डिबेट में दिया पूर्व में, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन हमने उसे वेद मंत्र के तरीके से लिया है। हमने 19 के चुनाव हारने के बाद और उपचुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद जो एक चीज निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर वीक है, तो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 महीने से आने वाले 25 दिसंबर तक इस समय हम न्याय पंचायत वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे बड़े नेता जा रहे हैं। हम 28 दिसंबर को अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के दिन हर ग्राम पंचायत में 11 सदस्यों के साथ तिरंगा फहराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए फौज की जरूरत नहीं है। हिंदू उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि हम और हम, केवल हम सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अगर ये हम कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को हम सरकार से हटा पाएंगे, वरना 10 पार्टियां एक साथ आए, 20 पार्टियां एक साथ आए,
जो मैसेज पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का, उसे हम तोड़ने जा रहे हैं। जी, ठीक। हम 2080 के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी काम करने जा रही ठीक है भाई। है, उसी पॉलिसी पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है जो विजन भाई। केक का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लेकर घूम रही ठीक है, है। वो 20% में सब लोग काटें। जी। हम उस 80% और 20%, 100% जिसको लेकर के ठीक, कांग्रेस ठीक पार्टी है। की चलने भैया, की ठीक है। पहचान ठीक थी, है। ठीक। वो करेंगे। जी, और हम ठीक। जानते हैं कि ओवैसी जी को यहां आना था। जी, ठीक हमने है। सर एक ठीक। एक बात, बहुत छोटी बात, जी। बिहार के चुनाव का भी हमने विश्लेषण कर लिया है। 30 ठीक। सीटों में केवल 60 सीटों पर ओवैसी जी को जनता ने वोट दिया, जहां कैंडिडेचर बेहतर था। ठीक है, लेकिन ठीक है। बाकी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है। जनता बहुत अवेयर ठीक है, है, विजयन भाई, वो ठीक। जानती है। अरे भाई, जो ठीक। विकल्प के रूप ठीक में है। प्रस्तुत कर पाएगा, जनता अरे, उसके साथ दादा, खड़े होगी। हम ठीक। कर पाएंगे ठीक है। तो हम, ठीक नहीं है। कर पाएंगे तो जो कर पाएगा वो। ठीक ठीक, आगे बात, बड़ी अच्छी बात आपने रखी। एक बात अपनी तरफ से रख के हरीश जी के पास चलूंगा और उनसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। थ्योरी में मेरी ज्यादा रुचि रहती नहीं कि घोषणा पत्र पढ़ने लगे हम ना, उसमें रुचि नहीं। सीधा सवाल पूछूंगा, उसी पर उनसे चर्चा करेंगे। ब्रजेंद्र भाई ने जो बात कही उस पर मैं एक बात कहूंगा, चुनाव के प्रबंधन को फिर से समझिए ब्रजेंद्र बाबू। जमानत जब्त हो जाने के बाद भी कैंडिडेट जी सर। दूसरे कैंडिडेट को हरा देता है, पता है आपको? मैं आपको डाटा भेज दूंगा कल्याण सिंह के समय का, जब 73 सीटें उन्होंने भाजपा को हराई थी। तो हरीश हम जी इनको- बैठे, उसमें सबके जमानत हम जब्त थी, जानते हैं, लेकिन लेकिन इनको हम हरा किसी दिया को था। चुनाव लड़ने से इसलिए रोक ये नहीं ना सकते समझाओ सर। कि जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त में भी आपको ले डूबेंगे सनम। जमानत जब्त का क्या मतलब होता है? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा किसी को। हम बताएंगे। ठीक हमने है, किसी ठीक को है, कुछ हरीश कहा जी, ही ठीक नहीं। है, ठीक है विजय बाबू, ठीक है। मैं आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को चुनाव के मैनेजमेंट को फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर वो ये सोचेंगे जमानत जब्त हो गई, 4000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई, लेकिन आपको तो हरा दिया, तब जमानत जब्त हो जाना राजनीति में को बहुत बड़ी चीज है क्या? खैर, हरीश जी सीधा सवाल करते हैं, मतलब घोषणा पत्र ना पढ़िएगा ना कोई, ठीक, सीधा सवाल। और वो दिल से आप भी मानते हो, विजन जी भी मानते, सब मानते हैं कि बात अग्निहोत्री जी सही कह रही है। मैं विजुलाइज कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, चुनाव का नगाड़ा बज गया, बलिया में ओवैसी है और देवरिया में भाजपा का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता। ओवैसी सारा फोकस भाजपा पर करेंगे और भाजपा सारा फोकस ओवैसी पर करेगी, चाहे ओवैसी सीटें लड़े 50। क्या? और ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव दो ही के बीच हो रहा, ओवैसी और भाजपा। नहीं, तेलंगाना में यही हुआ। आप लोगों ने चंद्रशेखर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, टीआरएस के लिए, उसी में तो वो निपट गए। उनके लिए खिलाफ भी आप बोलते तो वो नहीं निपटते। आपने लड़ाई ओवैसी के खिलाफ रखी और ओवैसी ने आपके खिलाफ। क्या? तो दोनों को फायदा हुआ, चंद्रशेखर निपट गए। हरीश जी वैसे ही करेंगे? देखिए, ये तो उस समय के मुद्दों पे डिपेंड करेगा कि जब चुनाव हो रहे होंगे, जब चुनाव कैंपेनिंग में लीडरान होंगे, तो जो मुद्दे आते हैं काउंटर तो उन्हीं का करना होता है। और कौन क्या बोलेगा और कौन क्या विषय लेकर के आएगा, वही एक मुद्दे बनते हैं। और जिसपे जिस भी पार्टी का जो रुख होता है और जो लक्ष्य होता है, उसको लेकर के वो काम करता है, वो बोलता है। तो अभी से इस पर मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर सकता कि ओवैसी साहब वर्सेस भाजपा होगा या अखिलेश यादव वर्सेस भाजपा होगा या कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा। ये तो तात्कालिक उस समय के मुद्दे बताएंगे कि किसने क्या बात कही, क्या बात रखी है, और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। हरीश जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, वो संकट से निकलना जानते हैं, वो बाईपास रोड जानते हैं, इसलिए वो बाईपास से निकल गए, हाईवे पे आई नहीं गाड़ी लेके। वो भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। खैर, वो वैसे हरीश जी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करूंगा, उन्होंने जो कहा वो सिर माते। लेकिन मुझे लगता है
बीजेपी को ओवैसी सामने हो तो बैटिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है, और ओवैसी को भी वहीं सबसे ज्यादा मजा आता है, या उनको भी सुनने वाले वहीं सबसे ज्यादा गर्मजोशी से जाते हैं उनको, उनकी तकरीर, क्योंकि तकरीर अच्छी करते हैं ओवैसी, है ना, वो उनके पास खानदानी गुण है तकरीर करने का, तो वो भी तभी जाते जब बीजेपी जहां मजबूत हो, तो दोनों को सूट करता है। एक बात कह के मैं विराम पर जाऊंगा, नए लोग तो नहीं जानेंगे, अनिरुद्ध या अरुण या ये वैभव तो नहीं जानेंगे, शायद ब्रजेन जी और हरीश जी जरूर जानते होंगे। शाहजहांपुर के एक बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री रहे, सतपाल सिंह। उन्होंने एक बार हमसे ऐसे बैठे थे, हम उनके घर पर चर्चा चल रही थी भोजन पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, अब तो रहे नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, मालूम है क्या कहा, अब संदर्भ आप जोड़ दीजिएगा। उन्होंने मुझसे कहा भैया एक बात बताया अग्निहोत्री जी, मैंने हाँ जी। बोले तब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दो ही नेता थे उत्तर प्रदेश में, और दोनों चरम पर थे अपने करियर के, झमाझम बिल्कुल थे दोनों, मायावती जी का उद्भव नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कल्याण सिंह के जनरेटर से मुलायम सिंह बिजली पाते हैं, और मुलायम सिंह के जनरेटर से कल्याण सिंह। क्या? अब इसका अर्थ आप लोग निकालते रहिए, ठीक है ना, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। सर, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है कि सुभाषपा और ये जो मोर्चा बना है, ये अगर पिछड़ों में, दलितों में सेंध लगा देता है तो फिर मायावती जी की राजनीति कहां होगी ये। लेकिन उससे ज्यादा अगर ओवैसी साहब बंगाल में इलेक्शन जीतकर कुछ कमाल कर देते हैं तो फिर उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे में ये समझना चाहूंगा, दोबारा भविष्य में प्रसपा से भी अगर शिवपाल यादव इस मोर्चे में चले जाते हैं तो फिर परिवार के टूटन की वही गति रहेगी, और समाजवादी पार्टी का क्या हाल होगा? क्या बुआ और बबुआ का फिर से कोई गठबंधन बनने की नौबत आ सकती है? जी नहीं, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कोई गठबंधन मायावती जी और अखिलेश जी में हो रहा है, वो तो प्रश्न नहीं उठता। बाकी मुझे कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पीस पार्टी कहाँ रहेगी और कहाँ कौन रहेगा, उससे बहुत, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई वोट में फर्क पड़ रहा हो। मूल प्रश्न मुझे जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है वो इतना सा दिख रहा है, सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। जब अलग लड़ेंगे तो माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होगा पूरे 403 सीटों पर। 403 सीट है तो 403 पर स्प्लिट होगा। इसमें भले ही कोई गाल बजा दे कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो उसको मेरा प्रणाम, मैं उससे बहस में भी नहीं उलझूंगा। मेरा तजुर्बा कहता है स्प्लिट होगा, चाहे कम या ज्यादा। हो सकता है किसी एक को सीट पर एक को 70% मिले तो, लेकिन 30% दूसरा भी ले जाएगा। और अब आ गए ओवैसी, और विधानसभा की लड़ाई कितनी वोट की है भाई? कोई 1,50,000 से जीत रहा विधानसभा क्या? आपके 5,000 वोट कोई काट ले तो आप 10,000 वोट से पीछे। यही तो गणित है। अजमल खान साहब, बीजेपी एक नई बात कहता हूं, बीजेपी तेलंगाना में पहली बार ताकत से लड़ी तो वो भी खूब बम्पर लॉटरी उसकी भी खुली, और आपका भी प्रदर्शन पिछली बार जब बीजेपी नहीं लड़ी थी वहां मजबूती से, बराए नाम लड़ी थी, तब से अब इस बार आपका भी प्रदर्शन झमाझम हो गया, और बेचारे चंद्रशेखर राव बीच में निपट लिए। ठीक है ना? इसका मतलब दोनों का जनरेटर एक दूसरे से जुड़ा है। जी बिल्कुल ठीक। खान साहब, आपको उनकी बिजली मिलती है, आपने ब्रेक के पहले जो, जी जवाब दे रहा हूँ। जी आपने जो ब्रेक के पहले बात कही थी वही सवाल आप उठा रहे हैं जी। अब चंद्रशेखर राव जी के हार की जिम्मेदारी तो आप हमारे ऊपर न रखिए ना। चंद्रशेखर राव जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी अपनी जमीन न बचा पाए, कांग्रेस अपनी जमीन नहीं बचा पाई, इस मुल्क में इतने दिन हुकूमत करी, बीजेपी 2 सीट से पहुंच गई 303, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रख देंगे क्या? ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। हमारे जनरेटर को लाइट कहीं से नहीं मिल रही, हमारा जनरेटर देखकर लोगों की लाइटें बंद हो रही हैं। जी उदाहरण दिया है कि इसका जनरेटर बीजेपी के ही तार से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के तो ये वहीं से बिजली ले रहे हैं। जी ठीक बात। अनिरुद्ध चंदेल, अजमल खान, ठीक है खान साहब, अनिरुद्ध चंदेल, अजमल खान कह रहे हैं कि भाई हमारे जनरेटर देख के दूसरों की बत्ती बंद हो रही है, हमें बिजली कहीं से मिल नहीं रही, हमारा तो अपने ही जनरेटर है। अनिरुद्ध चंदेल, नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। चाहे बिहार का चुनाव हो, वहां पे आरजेडी का नुकसान करने वाले सिर्फ ओवैसी और ओवैसी है,
और चाहे अभी यहाँ उत्तर प्रदेश इस तरह कूद रहे हैं। मैं तो देख रहे ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता 15 साल से आरजेडी बाहर है, नुकसान ओवैसी कर रहे हैं, कमाल है। देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले ओवैसी, और इन पर एक कार्रवाई तक नहीं करते, उन पर कुछ एक शब्द तक नहीं बोलते। तो ये अभी आप कह रहे थे ना अग्निहोत्री जी, आप बहुत समझदार, बहुत ही जानकार पत्रकार है, मैं तो पहला मौका मिला आपके संग बैठने का, मगर मैं जरूर सुनता हूँ आपको, और मैं आपको तारीफ करता हूँ कि इन लोगों के जैसे आप पोल खोलते हैं और इनको पता चलना, इनको बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप आ रहे हैं यहाँ पर, और अभी आप कह रहे थे कि ये बीजेपी इनको गाली देगी और ये बीजेपी को देंगे, तो चुनाव यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पर अभी लॉकडाउन के समय, कोरोना ठीक है अनिरुद्ध, आप उस पर कोरोना और उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है अनिरुद्ध, आपकी बात है, अब कोरोना वरोना पे भी नहीं जाएंगे। ब्रजेन जी आज प्रैक्टिकल बहस करेंगे, थ्योरेटिकल बहस नहीं करूंगा आज, कतई मन नहीं मेरा, थ्योरेटिकल बहस में कतई रुचि नहीं मेरी, ठीक है ना, कि आंकड़े गिनाए कोई ना, प्रैक्टिकल बात करो चुनाव के मैनेजमेंट पर, सारा खेल वही है उतने, ठीक है ना। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वहां बताइए आंकड़े, किसने कितने स्कूल खोले, शौचालय बनाए, मूत्रालय बनाए, क्या किया क्या नहीं किया, राशन बांटा कि पानी बांटा, उस बात में बात। ब्रजेन जी, ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि भाई हमारा जनरेटर तो अपना है, अब हमारे जनरेटर में आवाज इतनी है कि बाकी बल्ब फ्यूज हो जाते तो हम क्या करें। वो कह रहे अब कांग्रेस अपना वजूद नहीं बचा पा रही है तो मेरे ऊपर थोड़ी ठीकरा फोड़ देगी। ब्रजेन जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है, ओवैसी साहब की नहीं। और हम उत्तर प्रदेश में 125 सीटों को फोकस नहीं करेंगे, 273 सीटों को, 278 सीटों को, जो बची सीटें हैं वो हमारे जीतने के लक्ष्य में होंगी। हमने फार्मूला पकड़ लिया है, ओवैसी साहब को तो आना ही आना था। ओवैसी साहब हर जगह आएंगे, बिहार में भी आएंगे, तमिलनाडु में भी जाएंगे, बंगाल में जा ही रहे हैं। तो हमने इसको स्वीकार करके हमने अपनी रणनीति बनाई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहिए। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत टाइम से वो आ गए, अगर वो विलंब से आते तो शायद हम लोगों को अपनी रणनीति बनाने में और खास करके हमें दिक्कत होती। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है जी, हम जनता को विकल्प नैतिक रूप से देंगे, ठीक है, महसूस कराएंगे कि हम बेहतर विकल्प। मैं वैभव के पास चलूंगा, उस एक सूचना और दे दूं, बिहार में, अरे पश्चिम बंगाल में एक ओवैसी पहले से है, ओवैसी जैसी शख्सियत एक पहले से वहां है, ठीक है ना, तो वहां ओवैसी स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो क्या हो भैया, एक ही मेक के 2 जनरेटर लगेंगे बिहार बंगाल में, भला करे राम भगवान है, क्या होता है। वैभव महेश्वरी, उस पर मत जाइएगा कि उत्तर प्रदेश के स्कूल और वहां जो मनीष कह रहे थे आप लोग कह रहे, वो छोड़ दीजिए, वो कभी और डिबेट करेंगे, प्रैक्टिकलिटी पर बात करो बाबू। उत्तर प्रदेश के मैदान में नॉन बीजेपी वोट शेयर जो है उसमें 5-6 दावेदार हो गए और सबके पास अपना अपना कलरफुल नायक है। अरविंद केजरीवाल भी आई कैशर है, उनका भी अपना एक है भाई। ओवैसी साहब तो तकरीर बहुत प्यारी करते हैं, मजमा तो जमा ही लेंगे क्या। कांग्रेस पुरानी जमींदार है, अब खेती बिक गई, ठीक है भाई, तो पुराना समाजवादी पार्टी और बसपा 20% वोट शेयर के मालिक हैं वैभव। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को किसी सीट को जीतने के लिए अब 40% छोड़िए 30% वोट की जरूरत नहीं होगी। 25%, 23%, 24% पर विधानसभा की सीट जीत हार में चली जाएगी, जहां 6 पार्टी लड़ेंगी एक साथ। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अमिताभ जी, मुझे लगता है कि सभी लोगों का एक नारा है हर पार्टी का। कोई कहता है हिंदुओं एक हो जाओ, देखो दुश्मन आ रहा है। कोई कहता है मुसलमानों एक हो जाओ, देखो दुश्मन आ रहा है। कोई किसी जाति का नाम लेता है, कोई किसी वर्ग का नाम लेता है। तो हमारा तो एक ही नारा है कि परेशानों एक हो जाओ, समाधान आ रहा है। तो मैं ज्यादा राजनीति नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि हर वर्ग की परेशानी एक ही है और हमने इस परेशानी पे काम किया और यही परेशानी का समाधान लेकर यहां पर आ सकते हैं। इससे ज्यादा कैलकुलेशन में जाने के लिए मैं नहीं समझता कि हम लोग सक्षम है कि हम उन आंकड़ों पर, पुराने अनुभवों पर, पुराने दाव पेचों पर बात कर पाए। लेकिन समाधान किसी पार्टी ने नहीं दिया और समाधान हमारी पार्टी के पास है। समाधान को लेकर ही जाएंगे, जनता नकारे स्वीकारे, आधे मन से स्वीकारे,
या जो भी करें। जी ठीक है। वैभव, आपको याद दिला दूं, पता नहीं आप तब किस भूमिका में थे कि नहीं थे, इस पार्टी के जन्म से पूर्व का जो विचार मंथन था उसमें बहुत, मैं भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत इनपुट दे दिया करता था, क्योंकि सारे ही लोग मित्र थे जो लोग पार्टी बनाए, ठीक है ना। एक वाकया बता देता हूं, है ना, वो गूगल में नहीं मिलेगा, है। चांदनी चौक इलाके की कोई टिकट फाइनल हो रही थी, ये जब दूसरी बार जब आपकी सरकार बनी उस समय का प्रसंग है क्या। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई यहां से मुसलमान लड़ा दो, मुस्लिम बहुल सीट है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा कि भाई मुसलमान यहां क्यों लड़ाओगे, यहां मुसलमान मत लड़ाओ, मुसलमान यहां तो दो ही पार्टी है, हम और बीजेपी, क्या बीजेपी को वोट देगा, या हिंदू लड़ाओ, मुसलमान तो साथ में है ही, सीधे जीत जाएंगे। सब बाबू वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं, ये टीवी के लिए, मंच के लिए होता है, परेशान हो एक हो जाओ, फलाने एक हो जाओ, ठिकाने। टिकट देने का पैमाना पूरे हिंदुस्तान में एक है वैभव, चुनाव लड़ने का तरीका एक है, ये जान लो, ये जान लो और मान भी लो। अरुण राजभर, अमिताभ जी गलत तो नहीं कह रहा, बाकी यो घोषणा पत्र तो जो बनाते हैं वो ही नहीं पढ़ते, जो घोषणा पत्र कमेटी के मेंबर होते हैं उन्हीं से मैंने कई बार पूछा कि भाई क्या था घोषणा पत्र में, बोला अभी मंगवा के बताते हैं। क्या अरुण राजभर बताओ भैया, आज के डेट में गलत कह रहा घोषणा हूं? पत्र पर चर्चा मत करिए। आज की लड़ाई ये हो गई है कि किसके पास कितना वोट है, कौन किस जाति का वोट लेकर के आ रहा है, कौन कितना लेकर के जा रहा है, इस पे कैलकुलेशन हो रहा है। अभी हाल में जो उपचुनाव हुए हैं, अभी 6 महीने पहले उपचुनाव हुए हैं, आप उन दोनों उपचुनाव में देखेंगे तो हम अगर 20,000 वोट काटे हैं तो बीजेपी 10,000 से चुनाव जीत गई है। और यही समीकरण बीजेपी हमेशा सेट करती है, चाहे बिहार के चुनाव उठाकर देख लेंगे, चाहे वो तमिलनाडु के चुनाव जाकर देख लेंगे, वो हर जगह समीकरण बैठाने में लगे हुए। यही उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां समीकरण बनाने में फेल होती साबित हो रही हैं। अगर उनके अंदर ये तजुर्बा होता, उनसे सीखते, तो मुझे लगता है कि जो 5-5 फुट लेकर के काम कर रहे हैं वो सबको समेटते, तो हमको लगता है 40, जैसा आपने कहा कि 40,000 वोट अगर लेकर के आप हार रहे हैं तो 40,000 हम वहां प्लस कर देते तो हम 80,000 वोट लेकर के चुनाव जीतते। तो मुझे लगता है कि हर लोगों को यह फैक्टर समझ में आता। यही तो फैक्टर हम हर दलों को समझाना चाहते हैं। आज जैसा करंट ओवैसी साहब ने दिया है, 8 दलों का था, अब तो 9वां दल आ गया, अब तो आगे और दल आएंगे और करंट पैदा होगा, ठीक है, ठीक भाई, ठीक है, रुको खुद आ जाएगा। अरुण बाबू अब रुक जाओ, हरीश जी के पास चलूंगा। हरीश जी, एक उदाहरण सामने आता है, एक बाप के पास 10 बीघा खेती, नहीं एक परिवार में 10 बीघा खेती, 2 भाई हुए, 5-5 बट गई, उसके बाद पीढ़ी आगे चली, एक के एक ही पुत्र हुआ, उसको 5 बीघा मिले और दूसरे के हुए 6, क्या तो पौन बीघा आई, ठीक ना। वैसे ही उत्तर प्रदेश को अगर मैं पॉलिटिकली डिवाइड करना चाहूं तो एक विपक्ष का वोट और एक भाजपा का वोट आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। जो विपक्ष का वोट है वो कितना भी मान लो, लेकिन उसमें बटाईदार तो 6 हैं और सब अपने अपने ढंग के खिलाड़ी, कोई राज कपूर, कोई देवानंद, क्या तो आपको तो आनंद आ रहा होगा हरीश जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, देखिए लोकतंत्र की तो ये भौतिक सच्चाई संख्या बल है और संख्या के ही आधार पर निर्णय होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी सामने के दल को देख करके चुनाव नहीं लड़ती, ना अपनी कोई चुनाव की रणनीति बनाती है। ठीक है, हम भी सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हैं, हम भी सामाजिक समीकरणों पे विचार करते हैं और उसके आधार पर प्रत्याशिता का निर्णय होता है। लेकिन अनेक चुनावों में आपने ये देखा होगा कि बसपा ने अभी पीछे चुनावों में ये सादा साहब माइनॉरिटी के 100 से कितने 150 के आसपास उन्होंने टिकट दिए थे, इसलिए कि माइनॉरिटी और दलित का कॉम्बिनेशन बन जाए, और उस कॉम्बिनेशन को वही बनाने के लिए अखिलेश जी, मायावती जी साथ आई थी, कांग्रेस और अखिलेश जी भी उसी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए साथ आए थे। लेकिन इस गुणा भाग को जब जनता चाहती है तो पूरी तरह बराबर कर देती है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो संगठन है वो
जो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है उसको उसके आधार पर उनके विश्वास भरोसे को जीतने के लिए उसका संगठन काम करता है, सरकार काम करती है। जी। निर्णय निश्चित रूप से जनता करना होता है कि वो जब चुनाव आएगा तो हमको कितना नंबर देगी। सभी मेहमानों ये को रोकेंगे, निर्णय सभी जनता मेहमानों करेगी। को रोकेंगे। अब परंतु चर्चा का जो हमारा काम है चर्चा के और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। संपादकीय टिप्पणी का वक्त है। अमिताभ जी, मैं इस सब मित्रों को सुना, नए लोगों से खास तौर पर कहूंगा, अरुण है, वैभव है, अनुरुद्ध चंदेल हैं, अगर चुनाव उस परिस्थिति में हो कि जनता ही बोल रही हो कि एक को दिए 75-25 में बाकी सब लड़ो, तो ये गठबंधन, ये गणित, ये पर्सनालिटी कल्ट मैटर नहीं करता। वैसे चुनाव भी मैंने देखे, लेकिन वैसी स्थिति तो नहीं है। बिहार जैसी लड़ाई क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई? वहां 10-10 वोट से फर्क पड़ा है वैभव बाबू, अनिरुद्ध चंदेल। दर्जन भर सीटें हैं जो 500 के नीचे हार जीत हो गई। कैसे आप कह दोगे कि ओवैसी की जमानत जब्त हो गई, बाकी सीटों पर 7-5 ही जीते? अरे आपको तो ले डूबे भाई। आप इसमें खुश हो कि उनकी जमानत जब्त हो गई, या इसमें दुखी हो कि हम डूब गए? ये तो आप ही को तय करना है। लोकसभा में 2000 वोट काटने वाला हरा नहीं सकता किसी को, क्योंकि 15 लाख से लेकर 17 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में। कोई विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी 3.5 लाख से ऊपर नहीं। वहां तो खेल हो जाएगा। इस गणित को भी समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस खड़ी रहती तो भी आप जीतता, क्योंकि एक मैंडेट था उसके पक्ष में, मैं देख भी रहा था। और चुनाव जैसे ही मतदान आखिरी खत्म हुआ था, मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी कि अरविंद आ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुमत के साथ, तो तमाम लोग मेरे पीछे लग गए थे, बोले बताइए आपने कमरे में बैठ के लिख दिया। मैंने भाई मुझे इको सुनाई दे रही, लिख दिया, गलत होगा माफी मांग लूंगा, लेकिन हुआ वही। बिहार में भी मैंने लिखा, मैंने क्रम लिखा, बिहार में ट्वीट किया वोटिंग के बाद, वोटिंग से पहले का भी मैंने प्रेडिक्शन करता। आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, जेडीयू नंबर 3, उसी सीक्वेंस में रिजल्ट आ गया। लेकिन वो कांटे की लड़ाई थी तो परिणाम देख लिए ना। अगर आरजेडी के पक्ष में लहर होती तो ओवैसी फैक्टर वहां काम नहीं करता, और लहर नहीं है भाई साहब, तो एक एक वोट का जीत हार पर फर्क है। और मुझे ऐसा लगता है बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये एक सेंस में उत्तर प्रदेश से थोड़े नीचे हैं। वो सेंस क्या है? क्योंकि यहां इकट्ठा काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों यही हैं, किसी राज्य में नहीं ना। वो जमीन हो, बीजेपी हो और ओवैसी जी हो, बताओ फिर और क्या चाहिए? जन्नती जन्नत है फिर तो, इनके लिए भी और उनके लिए भी। विजेंद्र भाई गलत तो नहीं कह रहा। और केवल एक दूसरे को एड्रेस करो और चुनाव पार करा दो। तेलंगाना में मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान रहा शुरू में कि भाई चंद्रशेखर राव को कोई निशाने पे क्यों नहीं ले रहा ही चीफ मिनिस्टर। अगर वहां दुर्दशा भी है तो चंद्रशेखर राव जिम्मेदार है क्या? ना, स्ट्रेटेजिकली चंद्रशेखर राव को साइड किया दोनों ने और मिलके व्यवस्था हो गई। बीजेपी 10, 12, 13 गुना जंप कर गई और ओवैसी ने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया। यह भी एक रणनीति है। और एक अपना ही अनुभव कहूंगा, मैंने किताबें तो ज्यादा नहीं पढ़ी वैभव, मैंने तो जितना देखा है अपनी आंखों से उतना ही, बस उसी पर थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करता हूं। कांशीराम जी के समय में ब्रजेंद्र भाई एक बहुत बड़े नेता आपकी पार्टी के थे, तब कांशीराम जी नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते थे एक सांसद के यहां। वो आए, वो आला कमान के दूत माने जाते थे क्या, और उन्होंने कहा
कि आप मतलब विभाजित नहीं था मध्य प्रदेश उनका, मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ो सब जगह। काशीराम जी सेठ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों वहां कूदने जाऊं? फिर उन्होंने बताया होगा क्यों जाए, बोले अच्छा ठीक है लड़ेंगे क्या। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं फिर मध्य प्रदेश? अरे बोले बेचारा आया था, कह रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो देख लेंगे। क्या राजनीति ऐसे भी होती है मित्र, हमने देखी है इसलिए हमको पता है। विजेंद्र भाई गलत कहा क्या? राजनीति ऐसे भी होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, चुनाव में महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने विरोधियों के वोट को बांटने के लिए क्या कर रहे हैं। वो ज्यादा बड़ा अस्त्र है जीतने की रणनीति से। मेरी बात से अरुण राजभर सहमत होंगे? हाँ, क्योंकि वोट के गणित का ओम प्रकाश राजभर ने इनको ट्रेनिंग ठीक दी है, वोट के गणित को समझने की। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए मैं कह रहा हूं आफ्टर बंगाल इस देश की सारी राजनीतिक ऊर्जा उत्तर प्रदेश के आंगन में आके सिमट जाएगी। और 8 महीने इतनी भीषण राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश देखेगा कि बरसों याद करेगा। धन्यवाद। तो 2022 का सियासी मैदान आधा दर्जन पार्टियों के तरकश से निकलने वाले तीरों को देखेगा। यहां यह बात समझनी भी बड़ी जरूरी है, दिलचस्प है कि यहां पर जो पार्टियां बाहर से आएंगी और अगर नई पार्टियां कुछ कमाल करती हैं तो नेशनल पार्टियों को कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिलती रहेगी दूसरे राज्यों से। लेकिन यहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो 10 साल से कोई 5 साल से वनवास में होंगी, उनका वनवास और भी बढ़ सकता है। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। नमस्कार।